Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today is 17th January. Okay, yesterday on account of 16th January, because there was a leave on 15th of January, so there was no newspaper published yesterday on 16th of January. Okay, in today's newspaper also, I have got some good news items for you people to be understood and to be read from the newspaper. Okay, basically, lot of news regarding Iran, USA, Venezuela. Okay, these news I just they are transitory news. As of now, I am not discussing them because I have already discussed the Venezuela issue. Iran and US I will be discussing in a separate topic. Okay, when the final conclusion of the things come to forward. अभी तो सिर्फ धमकियां चल रही हैं यहाँ से वहां की तरफ, तो अभी ट्रांजिटरी न्यूज है तो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं न्यूज डिस्कस कर रहा हूं वो मैं डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स जस्टिस वर्मा चैलेंज टू फॉर्मेशन ऑफ हाउस इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले बताया कि जो जस्टिस वर्मा थे, ठीक है, जस्टिस वर्मा के घर में दिल्ली में when his house caught fire, तो हाफ बर्न्ड करेंसी नोट्स इन ह्यूज अमाउंट्स वर रिकवर्ड, ठीक है। उसके बाद उनको ट्रांसफर किया गया और उसके बाद उनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई, ठीक है। अब उसमें इंक्वायरी बिठाने के लिए जब उनका मोशन ऑफ इम्पीचमेंट या मोशन ऑफ इंक्वायरी इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में, तो राज्यसभा में उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया हुआ था, तो एक्टिंग जो डेप्यूटी चेयरपर्सन थे, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि ये मोशन एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यही मोशन अगले दिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने एडमिट कर लिया और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी भी बना ली, ठीक है। तो जस्टिस वर्मा ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के खिलाफ है और ये जजेस की जो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है जजेस को, ये उसके खिलाफ है कि राज्यसभा की विल न समझते हुए कोर्ट ने लोकसभा ने ऐसे मोशन जो है, ये इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसका चैलेंज कि नहीं। अगर राज्यसभा ने नोटिस या अगर नहीं लिया और राज्यसभा ने एडमिट नहीं किया वो मोशन जिसमें उसको रिमूवल की बात की गई थी, इससे कहीं से भी लोकसभा जो है इनकैपेसिटेट नहीं हो जाता कि वो जो है इस पर इंक्वायरी नहीं कर सकता। फर्दर डिटेल्स में आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरा आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा आज वो है ऑन म्यूट, कि हम जो है बहुत क्लियर वर्ड्स में अपना स्टैंस नहीं रख रहे ईरान के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं या रशिया के जो इश्यूज चल रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर या ईरान के ऊपर, तो हम एक म्यूट डिप्लोमेसी जो है वो रिजॉर्ट कर रही है। एडिटोरियल है, एडिटोरियल ऑफ द हिंदू, जो कहता है कि हमारा म्यूट डिप्लोमेसी क्यों चल रहा है, ठीक है। हमको अपने आप को एसर्ट करना है, बताना है, बात करनी है। चुप रहने से बात नहीं बनेगी। इंडिया के इंटरेस्ट ग्लोबल लेवल पे सिर्फ एसर्शन से होंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल है। दूसरा, बजट आने वाला है, आपको पता है 1 फरवरी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में बजट इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। बजट 2026-27 में क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, ये एक रिकमेंडेटरी ओपिनियन आर्टिकल है जो बहुत अच्छा लगा मुझे काफी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अभी जो इकोनॉमी में टर्बुलेंसेज हैं और इकोनॉमी में जो रेजिलियंस है उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए और जो हमारी इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, तेलंगाना स्पीकर ने डिसमिस कर दिया पेटिशन जो क्या चैलेंज कर रही थी, जितनी भी प्लीज थी जो बीआरएस के मेंबर्स के अगेंस्ट थी और कह रही थी कि बीआरएस के मेंबर्स ने क्या कर लिया है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, दे हैव डिफेक्टेड टू द कांग्रेस, ओके, रूलिंग कांग्रेस, ठीक है। तो बीआरएस के स्पीकर ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी डिफेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए वो सारी प्लीज जो है वो रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक्स इसके बता चुका हूं, डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया कि जो लोकसभा ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई, लोकसभा ने क्या किया, इंक्वायरी कमेटी बिठाया, ठीक है। किसके लिए, जो इंक्वायरी करेगी किसमें, चार्जेस ऑफ करप्शन और चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर। बेसिकली द वर्ड इज मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर मतलब किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिसबिहेवियर, अपनी पोजीशन के साथ मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे उनको जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई, जस्टिस यशवंत वर्मा, ठीक है। अब क्यों ये इंक्वायरी कमेटी बिठाई कि उनके घर, जब उनके हाउस में आग लगी घर में, ठीक है, और वहां पे जब आग बुझाने के लिए लोग पहुंचे थे, एलिजिडली दे फाउंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हाफ बर्न्ड
currency. Half burnt currency was allegedly found. Allegedly found. ठीक है, अभी हम जज नहीं बने, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम एलिजिडली वर्ड जरूर ही लिखेंगे क्योंकि अभी तो इल्जाम है, एस्टैब्लिश तो हुआ नहीं। ठीक है, तो एलिजिडली उनके ऊपर, उनके यहाँ पे। तो ये इंक्वायरी कमेटी किस एक्ट के तहत बनाई? लोकसभा के स्पीकर ने। लोकसभा के स्पीकर ने इसमें यूज किया जजेस इंक्वायरी एक्ट। ये वो एक्ट है जो लोकसभा और राज्यसभा को, इनफैक्ट पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। क्या एम्पावर करता है? कि किसी भी जज के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जा सकती हैं। और इस एक्ट के तहत इंक्वायरी का प्रोसीजर बताया गया कि प्रोसीजर कैसे होगा इसका इंपीचमेंट का। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पास हुआ है। ठीक है, और ये पूरा प्रोसीजर ले डाउन करता है कि कैसे जो है एक जज के खिलाफ जब इंक्वायरी करनी है तो कैसे होगा ये। ठीक है, प्रोसेस कैसे होगा। इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है इनिशिएशन ऑफ मोशन, इनिशिएटिंग द मोशन। पहले तो मोशन, जज का इंपीचमेंट का मोशन इनिशिएट होता है। ठीक है, जब जज का इंपीचमेंट का मोशन, अच्छा इंपीचमेंट का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बताया ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 clause 4 for Supreme Court judges and same is extended to High Court judges via Article 218. Article 218, under Article 218 it is extended to High Court judges also. ठीक हो गया। इनिशिएटिंग, जब मोशन इनिशिएट करना हो तो इसको कम से कम सपोर्ट चाहिए कितना? 100 मेंबर ऑफ लोकसभा या 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा। इनिशिएशन के टाइम पे the motion needs to be supported either 100 MPs in Lok Sabha, they must support it, or 50 MPs in Rajya Sabha, they must support the motion, then only the motion is admitted. जब ये मोशन एडमिट हो जाता है फिर सेकंड स्टेज आती है। मैं स्टेज बता रहा हूं इंक्वायरी और इंपीचमेंट के प्रोसेस की। फिर आती है सेकंड स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज इंक्वायरी स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज इंक्वायरी स्टेज। इस इंक्वायरी स्टेज में जिस हाउस में वो मोशन एडमिट होगा वहां पे इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाती है। क्या किया जाता है? इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाती है। ठीक है, उसमें कौन कौन होता है? इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता है? ठीक है, इंक्वायरी कमेटी में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, डिपेंड करता है हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है। मैं इसी केस की बात करूंगा। यशवंत वर्मा वाज ए जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो इस टाइम पे जो हाई कोर्ट के जज के लिए 3 मेंबर की कमेटी होती है और वो कमेटी कौन सी होती है? इसमें 2 चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट्स। अदर हाई कोर्ट्स, जैसे दिल्ली के जज हैं तो दूसरे हाई कोर्ट्स के 2 चीफ जस्टिसेस होंगे इसमें, और उसके बाद 1 हाई कोर्ट के जज होंगे प्लस 1 हाई कोर्ट जज। ये तो ऑर्डिनरी जज के लिए है कमेटी। अगर ये चीफ जस्टिस होते हाई कोर्ट के तो उनके लिए 1 सुप्रीम कोर्ट जज होता और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जज होता, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता जिसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है। हालांकि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो है वो वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है वर्ड? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, अब ये कमेटी बनाई थी लोकसभा के चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने, और इस कमेटी को चैलेंज किया था जस्टिस यशवंत वर्मा ने। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ तो दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यसभा ने आपके खिलाफ मोशन एडमिट नहीं किया उसका यह मतलब नहीं है कि लोकसभा कार्रवाई नहीं कर सकती, और हमें एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए, जुडिशरी प्लस लेजिस्लेचर। वी नीड ए परफेक्ट बैलेंस। और अगर हम लेजिस्लेचर को बार करेंगे कि आप इंक्वायरी नहीं कर सकते क्योंकि राज्यसभा ने एडमिट करने से मना कर दिया, तो हम आपको क्या नहीं कर सकते? अगर हम मना कर देंगे लोकसभा को इस वक्त कि आप इंक्वायरी नहीं कर सकते क्योंकि राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं, डिप्टी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एडमिट नहीं किया था इनके इंक्वायरी का मोशन, तो दिस विल शिफ्ट द बैलेंस टुवर्ड्स जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो एक हिसाब से एनफोर्स करेगी कोई चीज लेजिस्लेचर के ऊपर, जो कि
ऑर्डिनरीली एमपीज को ही पावर है रिमूवल ऑफ जजेस का, ठीक है। तो पहला स्टेज मैंने आपको बता दिया, मोशन ऑफ इंपीचमेंट का इंट्रोड्यूस होना, ठीक है। दूसरा हो गया इंक्वायरी स्टेज। इंक्वायरी स्टेज में क्या होगा, एक इंक्वायरी होगी, अगर वो इंक्वायरी सही पाई जाएगी, वो सही कैसे होगी, सही है या गलत है, वो बाद में इंक्वायरी जो है इट विल कम इनटू द पार्लियामेंट, ओके। तो दैट विल बी अ पार्लियामेंट्री स्टेज फॉर डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड इनेक्टमेंट स्टेज। अगर पार्लियामेंट ने डिस्कस कर लिया और पास कर दिया, इनेक्टमेंट के लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, ओके। व्हाट इज रिक्वायर्ड, स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, स्पेशल मेजॉरिटी is required to pass the impeachment motion when the inquiry committee submits its report, okay। the committee report is going to parliamentary debate। जब parliamentary debate होगा वहां पे क्या चाहिए, special majority चाहिए। अगर special majority से ये रिपोर्ट पार्लियामेंट से पास हो गई तो ये सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसका फॉर्मल ऑर्डर इशुएंस, फॉर्मल ऑर्डर, और वो कौन इशू करता है, इट इज इशूड बाय प्रेसिडेंट। देन जज विल स्टैंड इम्पीच्ड, देन द जज विल स्टैंड इम्पीच्ड। यहां पे जो मैंने वर्ड यूज किया स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उनका तो चाहिए हमें 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, प्लस सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब हम मानते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो अटेन हुई, ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी अटेन अगर हो गई इस केस में तो द जज विल स्टैंड इम्पीच्ड, ठीक है। अब इंक्वायरी कमेटी जो है वो प्रोसीड करेगी अपनी इंक्वायरी के साथ, क्यों, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, अपहोल्ड करा, विदहोल्ड नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा अथॉराइज्ड है और लोकसभा इंक्वायरी कमेटी खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको पूरा केस, ठीक है। थॉरोली पढ़ना है इसको, थोड़ा फॉलो भी करना है न्यूज को, ठीक है। अब ऑन म्यूट, हम म्यूट पे क्यों हैं, ठीक है। 2026 में एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यूअस है। और ये जियोपॉलिटिकल टर्मोइल किसने लाया है, जियोपॉलिटिकल टर्मोइल जो अनलीश किया है हमारे इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप 2.0, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे कंसिस्टेंटली हम जो देख रहे हैं कि 3 इवेंट्स बैक टू बैक आए हमारे पास। पहला, वेनेजुएला के ऊपर ऐसा अटैक कि वहां के प्रेसिडेंट को ओवरनाइट बेसिस पे एब्डक्ट कर लेना, ठीक है। दूसरा, ईरान का इंटरनल इशू, इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है, आप उसको इंटरनेशनल इशू बना रहे हो अननेसेसरीली इंटरवीन करके। और तीसरा, अब ग्रीनलैंड के ऊपर एक इशू है, ठीक है। और थ्रेट हर हमेशा यही आती है कि जहां पे हमारे साथ कॉपरेशन नहीं होगा हम टैरिफ बढ़ा देंगे। अब एक थ्रेट ये भी है कि ग्रीनलैंड में अगर हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उन कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ्स लगाएंगे जो ग्रीनलैंड पे हमारा कॉपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो इसमें रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का रिस्पॉन्स, हम अपनी वरी तो शो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही दबे लफ्जों में। इंडिया का रिस्पॉन्स, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल कहता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स इज म्यूटेड। यहां पे मैं आपको वो वर्ड्स भी दिखा रहा हूं कि कहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया का रिस्पॉन्स जो है ऐसी इन सिचुएशंस में म्यूटेड है, ठीक है। एक और डेवलपमेंट हो रही है कि कांग्रेस, वहां का जो कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, यूएसए में कांग्रेस है, वो अब इस लॉ को डिस्कस कर रही है कि ट्रंप को पावर दिया जाए 500% टैरिफ्स लगाने के लिए, ठीक है। और अगर ये पास होता है तो वो किसी भी कंट्री पर किसी भी तरीके से टैरिफ लगा सकते हैं। यहां पे लिखा है न्यू दिल्लीज रिस्पॉन्स हैज बीन म्यूटेड, ओके। वीक तो नहीं है लेकिन म्यूटेड है, हम दबे अल्फाजों में बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हम बहुत कंसर्न्ड है जो वेनेजुएला में हुआ, जो ईरान में हुआ, जो अलग अलग जगह पे हुआ, हम इसके बारे में कंसर्न तो हैं, लेकिन हमने
कभी भी जैसे क्यूबा को क्या थ्रेट है, इस पे बात अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। कोलंबिया के ऊपर क्या थ्रेट है, हमारे ऊपर ये बात अभी तक नहीं हुई। अब हमारे ईरान के साथ वी हैव सर्टेन ट्रेड रिलेशंस, रशिया के साथ वी हैव सर्टेन ट्रेड रिलेशंस। तो हमारी अपनी ऑटोनॉमी तो कोई चीज है कि हम किसी भी कंट्री के साथ क्या भी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यूएसए कंसिस्टेंटली हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को थ्रेटन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को थ्रेटन नहीं कर सकता। और हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको वर्बली वोकली अपने आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी बातों को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं हम यूएस के साथ भी एक बायलैटरल एग्रीमेंट की बात अभी सोच रहे हैं। ठीक है, टैरिफ्स तो चल ही रहे हैं हमारे ऊपर 50%, लेकिन हम कंसिस्टेंटली यूएस के साथ ट्रेड डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें कुछ होप है, और यूएस एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि हम जो है बहुत ऑप्टिमिस्टिकली जा रहे हैं इंडिया के साथ टाइज के अंदर, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट अभी भी हमने कहीं से कहीं इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और यूएसए के साथ एक हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप यूएसए की जो है दैट इज कॉल्ड पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका इज अ हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप ऑफ यूएस। तो उन्होंने हमको अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इसमें हमारे अब पॉजिटिव होप्स जो है वहां से पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहा है। ठीक है, अब ऑफिशियल्स जो है वो ये कह सकते हैं कि हमको ओपनली स्पीकअप करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और इंडिया ऑर्डिनरी सिटीजन के सेंटिमेंट्स भी और इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा हमको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द यूएस। ओके, और उसके बाद सबसे ज्यादा हमारा इकोनॉमिक लॉसेस भी हो सकते हैं, रेपुटेशन एट इंटरनेशनल लेवल ये लॉसेस भी हो सकते हैं, और अदर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स के भी इश्यूज हमारे हो सकते हैं। तो बेटर यह है कि हम अपने ओपिनियन को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमने 2019 में ईरानियन और वेनेजुएलियन ऑयल को बाय करने से क्या कर दिया? छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन अब हम ये नहीं कर सकते कंसिस्टेंटली यूएसए प्रेशर डाले और हम कंसिस्टेंटली अलग अलग जगह से अपने रिलेशंस खराब करने की जो है डायरेक्शन में जाए, ये सही नहीं हो सकता। लेकिन रादर देन प्रेशर क्या होना चाहिए? ग्लोबल पावर्स को हम ये प्रेशर दें कि अपीजमेंट पॉलिसीज जो है वो चलेंगी नहीं, और अपीजमेंट नहीं कर सकते आप इंडिया के इंटरेस्ट को जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमको अपने इंटरेस्ट डिटरमाइन करने हैं, तो हमको उसके लिए बात करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग असर्शन करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। ये आपका एडिटोरियल था द हिंदू का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है बजट 2027। ये क्या कह रहा है कि इसमें कुछ ग्रोथ का मोमेंटम जो हमारा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएन बॉडी या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर इंडिया की अपनी गवर्नमेंट कह रही है कि हम 7.2 से 7.4% तक जीडीपी का ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं 2025-26 में। ठीक है, हालांकि इतना सब मुश्किलें देखी हमने, टैरिफ्स देखे, इतना टफ टाइम देखा, उसके बावजूद भी हमारी इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन कैसे है? उसका रीजन ये है कि हमारे इस समय डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है। डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लिए जीएसटी में, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए डायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स को बहुत अच्छा रैशनलाइज किया। हमारी गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा किया। 2025 का साल जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मुझे तो बहुत ही अच्छा साल लगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, ठीक है, और काफी सारे रिफॉर्म्स इसमें हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमको करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये आर्टिकल क्या कहता है कि हमारा पहला काम जो होना चाहिए, डिफेंस के ऊपर पहले फोकस कंटिन्यूअस रहना चाहिए। अगर हम डिफेंस पे पहले, हमारे पिछले बजट में 26.4% बजटरी एलोकेशन था डिफेंस में, ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ा दो, इसको 30% कर दो, कंसीडरिंग द थ्रेट्स अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज फ्रॉम द नेबर्स। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करो एक्सपोर्ट्स में। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है कंसिस्टेंटली इन एक्सपोर्ट्स, पर्टिकुलरली इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स, और उसके लिए हमको काफी सारे मैकेनिज्म जो है वो एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और हमको क्या करना है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट हमने क्या रखा है, 50,000 करोड़ का हमारा टारगेट है, 50,000 करोड़ का टारगेट है। और कब तक ये टारगेट हमको अचीव करना है डिफेंस एक्सपोर्ट्स का? 2028-29 तक। और हम ये कब अचीव कर पाएंगे? जब हम
थॉरोली अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा बूस्ट करेंगे। और ये क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप जो हम ले सकते हैं बजट में, क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूस्ट है, जिसमें शांति बिल भी हमारा एक अच्छा रिफॉर्म है क्लीन एनर्जी की तरफ। और क्लीन एनर्जी की तरफ हमको कंटिन्यूअसली रिफॉर्म जो है वो कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो पॉलिसी है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन एंड यूजेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग पुश देना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट्स को थ्रस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए अगर आपको याद है नवंबर में मैंने आपको कुछ रिफॉर्म्स बताए थे गवर्नमेंट ने जो किए थे, क्या क्या, ड्यूटीज का रिमिशन, माफ करना ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अराउंड 18,233 करोड़ इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है इस वक्त हमारी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के फॉर्म में, ट्रांसफर प्राइसिंग के फॉर्म में हम अच्छे से इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमको इसके लिए काफी ज्यादा ओवरले बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि कॉर्पोरेट्स मार्केट से पैसा उठा सके थ्रू इशू ऑफ बॉन्ड्स, उसके लिए नॉर्म्स जो है ईज करने पड़ेंगे। ओके, पेंडिंग डिस्प्यूट्स जितने भी हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है, टैक्स डिस्प्यूट्स, डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब हैं उनके पास काफी ज्यादा केसेस पेंडिंग है टैक्सेशन के, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीडाइट करके टैक्स रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना है, ठीक है। और नई कंपनीज जितनी भी है उनको क्या करना है, इजीली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैसिलिटेट करना है उनके लिए, ठीक है। और कस्टम और टैरिफ रिफॉर्म्स जो है वो भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने हैं, उनको कंटिन्यू करना है, ठीक है। द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू कस्टम टैरिफ्स इंट्रोड्यूस इन लास्ट बजट मस्ट कंटिन्यू, ठीक है। और हमको अपनी कॉम्पिटिटिवनेस इंश्योर करने के लिए और ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमको फिस्कल प्रूडेंस मींस गवर्नमेंट अच्छी जगह पैसा खर्चा कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना है, ठीक है। उसके बाद फिस्कल प्रूडेंस के बाद हमको अपनी ग्रोथ पोटेंशियल को अनलॉक करना है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ठीक है। हमको अपना ग्रोथ पोटेंशियल को क्या करना है, अनलॉक करना है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जितना भी हमारा ग्रोथ पोटेंशियल है उसको अनलॉक करना है, ठीक है। उसके बाद हमको इसके अलावा क्या करना है, और हमको जितने भी स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं उनको रिमूव करना है, जितने भी स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है वो करने हैं, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को रिमूव करना है, ठीक है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। और ये सब कब पॉसिबल है, जब हम कंटिन्यूअस बजट जो पिछले बजट की पॉलिसी है उसी को कंटिन्यू करते हुए अपना रिफॉर्मिस्ट एजेंडा कंटिन्यू रखेंगे। वंडरफुल आर्टिकल, प्लीज रीड इट थॉरली, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, तेलंगाना के स्पीकर ने जो प्लीज थी डिफेक्शन की, डिस्क्वालिफिकेशन की 2 एमएलए की तो अभी प्लीज जो है वो रिजेक्ट की है, इससे पहले 5 एमएलए की एक बार और 10 एमएलए की एक बार। ये एमएलए किसके हैं, भारतीय राष्ट्रीय समिति BRS, भारतीय राष्ट्रीय समिति के अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स है। और एलिगेशन क्या है कि इन्होंने कांग्रेस की तरफ क्या कर लिया है, डिफेक्शन कर लिया। व्हाट इज डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है एक वायलेशन है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में एक वायलेशन है। वायलेशन किस चीज की, आपने एक इलेक्शन पार्टी के सिंबल से इलेक्शन जीता, आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर गए, आपने एक पार्टी के सिंबल से इलेक्शन जीता, आप उस पार्टी के विप के डायरेक्शंस को नहीं मान रहे, आपने इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन जीता और आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, ये डिफेक्शन के डेफिनेशन में आता है। डिफेक्शन जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में डिस्कस्ड है, ठीक है, 10th शेड्यूल में डिस्कस है। और 10th शेड्यूल का नाम भी और टाइटल भी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका बेसिक्स में पिछले 2-3 वीडियोस पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ किस किस केस में लगता है। सिर्फ एक केस में नहीं लगता, जब मास डिफेक्शन हो, जब पार्टी के 2/3 मेंबरशिप जो है वो क्या कर जाए, क्रॉस ओवर कर जाए दूसरी पार्टी में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्शन, ठीक है। तो तेलंगाना के स्पीकर ने कहा है कि डिफेक्शन जो है ये ग्राउंड जो है क्लियर नहीं है, किन ग्राउंड्स पे आप डिफेक्शन बता रहे हो, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ये एस्टेब्लिश कर सके कि इन्होंने एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। लेकिन वहां के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडर जो है कंटिन्यूअसली जो है ये डिफेक्टर्स को बैक कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली they have corrupted the speakers institution also,
और दे हैव ऑल्सो मेड अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत जरूरी पढ़ना है। ठीक है, मैंने बेसिक्स पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप थॉरोली इसको देख लेना, क्योंकि ये अक्सर पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी, असेंबली इलेक्शंस में भी न्यूज में आता रहता है। जब एक मेंबर पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, या अगेंस्ट द पार्टी विच वोट करता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को बहुत थॉरोली पढ़ना है। ठीक है, सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही डिस्कशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विल बी कमिंग अप with further news analysis tomorrow.